ओम शिव ओम। मैं हूं शिवम दीक्षित, आपका योगा टीचर। आज का वीडियो अस्थमा के ऊपर है। अस्थमा में योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा का सहारा लेके अस्थमा को कैसे ठीक करें। एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन बोलता है कि अस्थमा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप विश्वास रखते हैं आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी के ऊपर, तो ये मुमकिन है, पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। आप अच्छा फील कर सकते हैं। अस्थमा श्वास से संबंधित, हमारे फेफड़ों, लंग से संबंधित एक समस्या होती है जो कि श्वास लेने और छोड़ने में हमें बहुत सारी कठिनाइयां सामना करना पड़ता है इस बीमारी में। सो ये होता क्यों है? स्पेशली हमारा जो विंड पाइप होता है, वायु नलिका होती है, उसका सिकुड़ जाना या उसमें सूजन आ जाना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको योगा का सहारा लेके कुछ होम रेमेडीज हैं जो हमारे घर के छोटे छोटे पुराने नुस्खे होते हैं, उनका सहारा लेके आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ होम रेमेडीज मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, जो लोग ये सफर कर रहे हैं अस्थमा से। और आपसे अनुरोध रहेगा कि जिनको अस्थमा की समस्या है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। और प्रॉपर ये वीडियो आपको जो मिल रहा है वो अनुभव के साथ में मिल रहा है। मेरा पिछले 8-10 साल का जो अनुभव है योगा सिखाते हुए, कई सारे लोगों को ऐसी समस्याओं से ट्रीट करते हुए, उसी के आधार पर हम आपको कुछ 4-5 आसन और 2-3 प्राणायाम बताएंगे और कुछ होम रेमेडीज बताएंगे जो कि बहुत अच्छी लाभ करेगी, जो मैंने कई किताबों में पढ़ा है और पुराने लोगों से सुना भी है। ऐसी रेमेडीज हैं जो शायद आज के जमाने में हम लोगों को, आप लोगों को नहीं मालूम है। ऐसी रेमेडीज जो पुराने लोग होते थे उनसे मैंने सुना है। तो साथ में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आसन से। आसन आपको बहुत ही सिंपल आसन करने हैं, कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ जाइए। ठीक है, फर्स्ट अपने लेग को रिलैक्स कर लें ऐसे ऐसे करके। ये आप अपने बेड पर भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 12 बार करें इसको। देन अपने पैर को सीधा करें। ठीक है, अपने पैरों को यहां से घुमा लें और यहां से ऐसे 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। घुमाने के बाद में एक पैर को मोड़े, ऐसे रख के धीरे से यहां दबा लें, फिर यहां से यहां दबा लें। ठीक है, ये पैरों की एक्सरसाइज हो गई। फिर यहां पे आपको क्या करना है, ये 10 बार होने के बाद में हाथ पीछे रखना है और ऐसे श्वास लेना है और ऊपर उठाना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये आपके लंग्स को ओपन करेगा। ठीक है, मोस्टली दमा में क्या होता है, अगर आगे झुकते हैं तो श्वास बहुत जल्दी उनको अच्छा लगता है आगे झुकना, इसलिए दमा के, अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो हमेशा से झुक के बैठते हैं। इसका डिस्टेंस कम हो जाता है, विंड पाइप का डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से उनको अच्छा लगता है। और वो जितना बेंड करते हैं उतना उनको तकलीफ होता है, बिकॉज क्योंकि उनका यहाँ के लेंथ बढ़ जाता है, जो विंड पाइप का है वो स्ट्रेच हो जाता है, डायफ्राम, लंग्स ओपन हो जाते हैं, तो इतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है उनको इनहेल करने की, इस वजह से उनको तकलीफ होती है। आगे झुकना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बैठ के उनको क्या करना है, पीछे घूमना है, इनहेल और एक्सेल, फिर इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ऐसे 5 बार दोनों साइड, 5 बार ये साइड, 5 बार वो साइड। 10 बार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 15 बार भी करिए, कोई नुकसान नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद में इनहेल साइड से ओपन करना है, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, ये ओपन करना है। अपने रिब्स को, अपने फेफड़ों को ओपन करना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, जितना आपसे होगा उतना करिएगा, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, ये आपको 5-5 बार करना है दोनों तरफ से। इससे अगर आपको यहाँ पे फैट होगा, जितनी भी चर्बी होगी वो भी कम होगी। और ये डायबिटीज में भी हेल्प करेगा, आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। ये दोनों प्रैक्टिस ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला आसन आपको करना है, अपने पेट के ऊपर लेट जाइएगा धीरे से,
हाथ दोनों चेस्ट के साइड में रखना है, श्वास लेके इतना ऊपर आना है, श्वास छोड़ के नीचे जाना है, श्वास लेके ऊपर आना है, श्वास छोड़ के नीचे जाना है। एल्बो को हमेशा क्लोज रखना है, ठीक है। फिर अगर आपको अभ्यास हो जाए इसका तो धीरे से ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। हर एक आसन में आपको अपना ध्यान अपने श्वास पर ही रखना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ये होने के बाद में ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है। यहाँ पे श्वास आपकी नॉर्मल रहेगी, नेचुरल होगी। और ये शोल्डर ऐसे बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। इनको रोटेट करना है बिहाइंड और चेस्ट को एक्सपेंड करना है। थोड़ा सा आपको तनाव सा महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगा और ओपन हो जाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तब आप कर पाएंगे। उसके बाद में यहां से ऐसे नीचे जाना है। दिस इज चाइल्ड पोज। ये बहुत अच्छा होता है अस्थमा के पेशेंटों के लिए, ये वाला आसन। इसमें श्वास बहुत आसानी से आप छोड़ सकते हो और ले सकते हो, क्योंकि बहुत इजी होता है। मैंने पहले बताया है कि आगे झुकने वाले जो आसन होते हैं या आगे झुक के बैठना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी श्वास आसान हो जाती है, श्वास लेना और छोड़ना, ठीक है। इसके बाद में धीरे से ऊपर आना है आपको। ऊपर आने के बाद में थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस नीज में और थोड़े से हाथ आगे, देन प्रैक्टिस करना है आपको मजरी आसना। दिस इज कैट एंड कैमल स्ट्रेच। 1 इनहेल, यहां पे भी चेस्ट को ओपन करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए अपने चिन को, ठुड्डी को चेस्ट में टच करेंगे और अपने स्पाइन को जितना ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, स्टमक को अंदर लें और खींचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये 10 से 12 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में आराम से वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने के बाद में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं और खड़े हो जाएं। यहाँ पे खड़े होने के बाद में अगर आप पूरा नहीं कर पाएंगे, ये है आपका उत्स्ट्रासना, कैमल पोज। तो दोनों हाथ को ऐसे कमर पे रखना है, कमर को आगे जाने दे और गर्दन को पीछे, श्वास नॉर्मल। देन पूरा अगर आप कर सकते हैं तो यहां पे हाथ घुमाएं, श्वास लेते हुए एड़ी को पकड़ लें, दूसरा हाथ घुमाएं और एड़ी को पकड़ लें। फिर कमर को आगे जाने दें, जितना हो सकता है उतना, और ऊपर देखें। यहां पे आपके पूरे लंग्स खुल जाते हैं। लंग्स खुल जाते हैं, ये कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए भी अच्छा आसन है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है, बैक पेन के लिए अच्छा है, जिनको गर्दन में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। सेम वैसे धीरे धीरे एक हाथ वापस लाएं, दूसरा हाथ वापस लाएं, वापस से शशांक आसन में चले जाएं। दिस इज चाइल्ड पोज। ये काउंटर पोज है, चूंकि आप स्पाइन को बहुत तनाव देते हैं आसन करते समय, इसलिए यहां पर रिलैक्स कर सकते हैं। 3-4 नॉर्मल श्वास के साथ में यहां पे रिलैक्स करें, फिर धीरे से ऊपर आ जाएं। फिर आपको एक बहुत ही अच्छी नई तकनीक बताने वाले हैं जो कि आपके लंग्स को ओपन करने में बहुत हेल्प करेगा। राइट लेग को आगे रखना है, लेफ्ट लेग को पीछे रखना है, ठीक है, ऐसे। और फिर यहां पे हाथ इधर रखना है और ऐसे ओपन करना है, इनहेल करते हुए, एक्सहेल। अगर आप बहुत ज़्यादा अस्थमा से परेशान हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। सेम ये चेंज करना है, दूसरा पैर आगे लेना है और ये पीछे लेना है। सेम यहां से भी ऐसे इनहेल, एक्सहेल। दस बार प्रैक्टिस करना है। ये केवल आपको हेल्प करेगा आपके फेफड़ों को खोलने में और आपके लंग्स में, फेफड़ों में ऑक्सीजन लेवल पहुंचाने में हेल्प करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तकलीफ होगा, लेकिन धीरे धीरे 5 बार, 10 बार, 15 बार अभ्यास करें इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्राणायाम के लिए आ जाते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ये भी एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस थी जो अभी मैंने बताया।
और नेक्स्ट प्राणायाम है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो राइट साइड से श्वास लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अगर हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर लेफ्ट से लो, राइट से बाहर। ये होता है सूर्य वेदन एंड चंद्र वेदन। ये करना है आपको 5-5 बार। उसके बाद में आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का। लेफ्ट साइड से श्वास लें धीरे धीरे, राइट से बाहर छोड़ें, राइट से वापस लें, लेफ्ट से बाहर छोड़ें। ये हो गया एक राउंड। ऐसे आपको 11 बार 21 बार, जैसा आपके पास समय है वैसा अभ्यास करें, ठीक है। उसके बाद आपको 20 से 30 स्ट्रोक्स कपालभाति के भी करने हैं। आराम से बैठना है और श्वास को नाक के थ्रू फोर्सफुली एक्सेल करना है, झटके से बाहर छोड़ना है। ऐसा फील करना है जैसे नाक में कुछ गया है तो उसको आप छोड़ रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, थ्रो आउट कर रहे हो, ठीक है। देख लीजिए। और 20 से 30 बार धीरे धीरे, अगर आपको अच्छा लगने लगता है तो फिर आप समय भी बढ़ा सकते हो उसका। और ऐसे में आपको प्राण मुद्रा का धारण करना है, ऐसे। ऐसे 20 से 30 बार। आगे अपना जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे वैसे आप समय बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बहुत हेल्प करेगा आपको अस्थमा में। उज्जयी में करना क्या है, आपको कंठ से श्वास लेना है, यहां के वाइब्रेशन को फील करना है आपको, ऐसे। धीरे धीरे नाक से छोड़ना है वापस। धीरे धीरे नाक से छोड़ना है वापस। धीरे धीरे नाक से छोड़ना है। एक विशेष जानकारी है, आपको हर एक जगह पर कुछ कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, नया मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अपने दैनिक जीवन में ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए, जब आप श्वास लेते हैं तो जो श्वास छोड़ने का समय होता है वो हमेशा श्वास लेने से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 5 से 7 सेकंड में श्वास अंदर भरते हैं तो कोशिश कीजिए 7 से 12 सेकंड में धीरे धीरे बाहर निकालें। ऐसा एकाग्रता के साथ करने से आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके लंग्स प्रॉपर काम करते रहेंगे, आपके फेफड़ा, आपका हार्ट, बिकॉज आप इंगेजमेंट दे रहे हो अपनी श्वास को। इस वजह से आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप दैनिक जीवन में किसी भी समय कोई भी कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। श्वास पर ध्यान देना ये एक प्रकार का मेडिटेशन भी है, ठीक है। तो उज्जयी प्राणायाम को आपको 5 से 7 बार करना है और उसके बाद में अच्छा लगता है आपको तो 8 से 10, 10 से 12, 15 से 20 भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, उज्जयी प्राणायाम थायराइड में भी काफी हेल्प करेगा, हार्मोनल इनबैलेंस में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो भी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, यहाँ पे एक हमारी विशुद्धि चक्रा होता है, थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ये प्राणायाम, ठीक है। उसके बाद में आपको सीधे बैठना है आराम से, ठीक है। थोड़ा सा भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे इनहेल करते हुए श्वास लो, खींचो ये पूरा स्पाइन को, लंग्स को, और श्वास भर दो अंदर। फिर श्वास छोड़ते समय
हाथ खुले जाएंगे और ब्रह्मांड की एनर्जी को भरते हुए अपने अंदर लाना है, ताकि ब्रह्मांड में भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिससे बोलते हैं हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। तो जो ब्रह्मांड की एनर्जी, जो दिव्य ऋषि मुनि और देवतागण की एनर्जी वो अपने अंदर लाओगे तो भी आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाएगी, आपके रोगों को जल्दी से ठीक होने में भी हेल्प करेगी। तो ये थोड़ा अध्यात्म है, स्पिरिचुअल थिंक है। अगर आप ट्रस्ट और बिलीव है आपके अंदर, विश्वास रखते हो इन चीजों पे, तो आप ऐसा सोच के भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी विश्वास से भी हम बहुत अपने आप को अच्छा फील करते हैं। तो इनहेल, ये अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो इसका प्रैक्टिस बहुत स्लो करना है, ठीक है, ज्यादा फोर्स के साथ में नहीं। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। अगर तकलीफ होने लगे सांस में तो धीरे धीरे आप अभ्यास करें। कोई जरूरी नहीं है आप अपने आप शरीर को पीड़ा दो, तकलीफ दो, कष्ट दो, नहीं, बिल्कुल आराम से करें। जैसे जैसे आपको आदत लगेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, वैसे वैसे ये आप अपने आप करने लग जाओगे। ऐसे ऐसे जितना 15 से 20 बार, 20 से 30 बार, 30 से 50 बार आप कर सकते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके वायरल इन्फेक्शन से आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। कफ, कोल्ड, साइनस की प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी कभी भी ब्लड में, शरीर में ब्लॉकेज नहीं होंगे, क्योंकि ये ब्लॉकेज को ओपन करता है। जितना ज्यादा फोर्स होगा, ये ब्रीदिंग जो है हार्ट पंपिंग को भी इंक्रीज करता है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, तो डिटॉक्स बहुत जल्दी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बाहर निकलता है और प्योर ऑक्सीजन अंदर जाता है। सो इससे ब्लॉकेज नहीं होंगे। गुड फॉर द कार्डियक हेल्थ, गुड फॉर द लंग्स, गुड फॉर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, श्वास की सारी समस्याओं के लिए है। अगर आपको अस्थमा दमा की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, आज से ही स्टार्ट कर दो ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना, ताकि ये समस्याओं का सामना ना करना पड़े आपको आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में। तो आज से ये प्राणायाम को आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो अपने परिवार में सारे लोगों को दिखाइए और उनको ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कराइए। बहुत कम और थोड़ी प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस को धीरे धीरे वीडियो देख के करोगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट नहीं लगेंगे आपको ये करने के लिए। उसके बाद मैंने बोला था कि हम आपको डाइट कैसा रखना है। आपको बहुत ही सुपाच्य, जो जल्दी पचने वाला खाना लेना है, और बिल्कुल भी हाई प्रोटीन वाली चीजों को नहीं खाना है, बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा हाई प्रोटीन, ठीक है। पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं वो काफी अच्छा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी काफी हेल्प करता है श्वास की तकलीफ में। और आप हो सके तो राइस और ठंडी चीजें, बेकरी के कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाने आपको। जो भी पैक फूड होते हैं, जो पन्नी में, कैरी बैग में, बॉक्स में पैक होते आते हैं, वो फूड भी दमा के लिए बिल्कुल भी हानिकारक है। बिल्कुल भी मत खाइएगा ऐसे खाने को जो पैक होके आते हैं। तले भुने चीजें बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल, इसमें वात बढ़ने से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, दमा की, श्वास की तकलीफ होने लगती है, ठीक है। तो ऑयल के प्रोडक्ट, ऑयल से बनी तली भुनी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत ही अच्छा और तरीका बताने वाला हूं आपको, अच्छी रेमेडीज बनाने वाला हूं। मुलेठी आपको पता होगा, मुलेठी, उसको मराठी में जेस्ट मध बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्वीट वुड। एक मीठी काड़ी होती है, मीठी लकड़ी होती है छोटी छोटी, जो श्वास में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। अस्थमा में, स्पेशली अस्थमा में बहुत हेल्प करेगी। कफ एंड कोल्ड में भी, खांसी में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। सो जेस्ट मध मुलेठी को पानी में उबालें, 1-2 लीटर पानी बना लें और पूरा दिन वही पानी को पीते रहें, ठीक है, मुलेठी को उबाल के। और अगर आपको लगता है तो मुलेठी के छोटे छोटे टुकड़े बना लें, लाइक सुपारी जैसे, और उसको मुंह में भी डाले रखें। वो आपके जो है इनहेलर का काम करता है, जो आप मॉडर्न मेडिसिन में इनहेलर देते हैं डॉक्टर कि जब सांस फूले तो इनहेलर लेने लगो, तो ये इनहेलर का काम करेगा मुलेठी। आपको अगर विश्वास ना हो तो करके देखना। 3-4 दिन करने के बाद में मुझे केवल एक कमेंट कर देना मेरे वीडियो के ऊपर
तो मैं समझ जाऊंगा। मुझे विश्वास है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। और कई सारी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सिरप में ये डाला जाता है, मुलेठी डाल के वो सिरप बनती है। मेन प्रॉपर्टी होती है मुलेठी, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। आप ट्राई करके देखो, अगर आपका श्वास फूलता है, दम लगता है, आप केवल मुलेठी खा के देखो। इवन कोरोना में मैंने खुद, मुझे हुआ था, मैं हॉस्पिटल जाने वाला था, लेकिन मैंने मुलेठी का सेवन करके मेरे लंग्स तुरंत खुल गए थे। एक 5 से 10 मिनट के अंदर मेरे लंग्स खुल गए और मैं ब्रीदिंग कर पा रहा था। कोरोना में मैं योगा प्रैक्टिशनर था, मैं श्वास नहीं ले पा रहा था, मेरा छाती नहीं फूल रही थी, मेरा पेट नहीं फूल रहा था, ये मैंने खुद रियलाइज किया था। लेकिन जैसे मैं हॉस्पिटल फोन किया कि मैं एम्बुलेंस आने वाली थी, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार अगर हम योगा टीचर होके, मेरे पास कई सारे लोग आ रहे हैं सीखने को, और मैं हॉस्पिटल चला गया तो फिर थोड़ा इस पे आ रहा था मेरे आत्मविश्वास और हमारी इज्जत पे। तो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आ गया, क्योंकि मेरी नानी, बचपन में मेरी नानी थी, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, तो मैं देखता था वो काशा अमृत, एक वैद्यनाथ का सिरप होता है, वो भी अच्छा होता है श्वास और खांसी के लिए, तो वो पिया करती थी। तो वो बोतल एक बार मैं लेके पढ़ रहा था, तो उसमें मुलेठी का मुझे समझ में आया था, वो तब देखा था। तो मुलेठी के बाद में फिर मैंने कई सारी आयुर्वेदिक किताबों में भी पढ़ा, अपने योगा नेचुरोपैथी के अभ्यास काल में मैंने देखा कि मुलेठी के अंदर श्वास को संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनको ठीक करने का सबसे अच्छी दवा है मुलेठी। तो आप मुलेठी को गुनगुने पानी में जो है बना ले, 1-1.5 लीटर पानी बना ले, 2 लीटर, और पूरा दिन पीते रहे। पानी का सेवन अच्छे से करिएगा, ठीक है, क्योंकि ड्राइनेस ना हो आपके माउथ में, ताकि आपको ब्रीदिंग अच्छे से होते रहे। और उसके साथ में अगर आप चाय पीते हैं, चाय के लिए मैं कुछ ऐसी रेमेडीज बता रहा हूँ जो कि बहुत हेल्प करेंगी आपको घर में ही। ब्लैक पेपर लीजिएगा, काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी, अदरक, थोड़ा सा नींबू और हनी, शहद, इनको मिक्स करिए, उबाल लीजिएगा। 1 कप, 1 गिलास रखिए, जब 1 कप हो जाए, 1 कप जो है वो आप पी सकते हैं सुबह और शाम, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करेगा आपके लंग्स को डिटॉक्स करने में, ठीक है। अगर आप स्मोक करते हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक लंग्स डिटॉक्स काढ़ा है, आयुर्वेदिक काढ़ा। हाँ, और उसमें थोड़ी मुलेठी भी डाल लीजिएगा, मुलेठी भी डालना है उसके अंदर। और इसका काढ़ा आप 8-10 दिन अगर पीते हो तो आपका लंग्स पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। लंग्स का काम है प्यूरिफाई करना, और जब तक आप उसको प्यूरिफाई नहीं करेंगे, इतना सारे जंक फूड, इतना ऑयल, इतना स्मोकिंग डस्ट लेते हो, वो नाक के थ्रू हमारे लंग्स में ही जाता है, चिपक जाता है, सिकुड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो ये काढ़ा बना के आप अपने लंग्स को डिटॉक्स कर सकते हैं। गुनगुना पानी पीना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, ठीक है। इन्फ्लामेशन के लिए जो है, अस्थमा में इन्फ्लामेशन हो जाता है विंड पाइप में, तो बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना, एकदम लुकवार्म गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, बिल्कुल भी साधारण सामान्य पानी पीना है। अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी को अंदर लें। खाना भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं खाना है। खाने में मैंने बताया हाई प्रोटीन वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। पत्तेदार सब्जियां जितना खा सकते हो उतना खाओ। दूध के, डेयरी के प्रोडक्ट, बेकरी के प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अस्थमा की समस्याओं में खांसी और कफ अगर रहता है तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। डेयरी में समझ जाओ क्या क्या आता है, दूध, घी, पनीर, मट्ठा, बटर, बिल्कुल भी नहीं, चीज नहीं, ठीक है। बेकरी में बिस्किट, कुकीज, पॉप, जो भी होते हैं, मुझे पॉप पे बोलते हैं उसको, टोस्ट को, ब्रेड, गलती से भी नहीं खाना है। ये 4-5 चीजें करके देखिएगा, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप अपने जानने वाले लोगों को जो इन चीजों से परेशान है, खांसी और दमा, जिसको अस्थमा बोलते हैं, एंजाइटी रहती है, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। और कैसा लगा आप अपना अनुभव, जब भी आप 10, 12, 15 दिन के बाद आपको अपना अनुभव हमें शेयर करना है। इसके साथ में मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा अगली समस्याओं के लिए। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी समस्याओं से
परेशान है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपकी समस्याओं के ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी करके और क्या बेस्ट है उसका एक छोटा सा वीडियो बना के दूंगा, और जो आप फॉलो कर सकते हैं आप अपने घर पे ही। धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा इंस्टाग्राम चैनल है लर्न योगा स्टूडियो के नाम से, आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें, और प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है अगली प्रॉब्लम्स के लिए। मैं प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा कौन सा वीडियो होगा, वो प्रॉब्लम में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कॉमन बीमारी और जो सबको है, ऑलमोस्ट सबको रहती है, ऐसी बीमारी को वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद। इसी के साथ में आज के लिए ओम शिवोम।